तो स्टार्ट करेंगे 9 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस। चलिए, अपर स्टेज ऑफ रॉकेट रिटर्न्स टू अर्थ आफ्टर 7 years। इसरो का जो रॉकेट है उसका अपर स्टेज जो है, सेट द अपर स्टेज ऑफ PSLV C-37 मिशन री एंटर्ड द अर्थ एटमोस्फियर ऑन October 6। तो ये इंपॉर्टेंट है कि री एंटर कर रहे हैं। अब री एंटर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पेस के अंदर हर कंट्री जो है वो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, वहाँ पर सैटेलाइट को छोड़ देती है, ठीक है। जो व्हीकल का बचा कुचा सामान है वो फिर रहा है स्पेस के अंदर, तो स्पेस के अंदर भी बहुत वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो जो कंट्रीज अपना वापस लेकर आ सकती है वो बेटर है, क्योंकि स्पेस के अंदर स्पेस ही नहीं रहेगी फॉर सैटेलाइट्स अगर ऐसा इकट्ठा होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपर स्टेज of PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle C-37, that is PSLV C-37 mission री-एंटर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है, PSLV C-37 मिशन जो है वो री-एंटर हुआ है, री-एंटर्ड अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है ना। ये कब लॉन्च करी गई थी? 2016 में लॉन्च करी गई थी श्रीहरिकोटा से, 2017 में, सॉरी 2017। लॉन्च्ड इन लिखेंगे, लॉन्च्ड इन 2017 फ्रॉम श्रीहरिकोटा विद कार्टोसैट 2D, ठीक है। द स्पेस एजेंसी क्रिएटेड हिस्ट्री। अब जब ये लॉन्च हुआ था, स्पेस एजेंसी क्रिएटेड हिस्ट्री एज इट वाज द फर्स्ट मिशन टू लॉन्च 104 satellites with a single vehicle। तो सिंगल व्हीकल से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी जब 2017 में ये लॉन्च हुआ था। और जो PSLV व्हीकल है उसका जो अपर स्टेज है वो री एंटर कर गई है वापस अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बीजेपी वन क्लियर मैंडेट इन हरियाणा में क्लियर मैंडेट बीजेपी के पास आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड अलायंस जो है जम्मू एंड कश्मीर में मैंडेट लेके गया है। जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट है। क्या ये मैटर करता है? जब CM चुने जाएंगे तब हमें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट इसका भी हम ब्रीफ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीजेपी वन इन हरियाणा, ठीक है। और NCP दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड अलायंस वन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द रिजल्ट्स, बीजेपी 148 सीट्स, ये नंबर ऑफ सीट्स में से क्वेश्चन नहीं आता। अब क्वेश्चन आ सकता है नोबेल प्राइज में से। तो नोबेल प्राइज होपफील्ड एंड हिंटन मशीन लर्निंग पायनियर्स। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला इनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आएगा। नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन पक्का आते आता है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको दिया गया है? बहुत ही इजी नाम है, जॉन बहुत ही इजी नाम है। होपफील्ड, ठीक है ना, होप का ई निकाल के होपफील्ड। जॉन को होप था कि फील्ड में कुछ अच्छा हो जाएगा। जियो ग्रे से याद कर सकते हैं हम इसको, हिंटन, ठीक है ना, हिंदटन से भी याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जॉन होपफील्ड और जियो फ्रे हिंटन, ये दो नाम, ठीक है, इनको फिजिक्स के लिए मिला है। और ये क्यों मिला है? फॉर
for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks। ठीक है ना, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स को ANNs भी कहते हैं। तो इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरी करी है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, टू प्रोसेस दीज टर्म्स हैव एंटर्ड द हाउसहोल्ड थैंक्स टू AI, चैट GPT, ये सारा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था नोबेल प्राइज में या तो वो ये पूछेंगे किसने जीता, या वो ये पूछेंगे कि किस चीज के लिए जीता। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ANN जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक है जॉन होपफील्ड और एक है जियोफ्रे, ठीक है ना, गो ग्रे हिंटन से याद कर सकते हो, जियोफ्रे हिंटन। उसके बाद इनका लिखा हुआ कि क्या इन्होंने किया, कैसे इन्होंने वो किया, ये एक्सप्लेनेशन हमारे कोई काम की नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्वेश्चन उन्हीं तीनों उसमें से बनने वाला है। Tamil Nadu Minister for Industries TRB Raja on Tuesday requested protesting Samsung employees at the plant in Sri Perumbudur to return to work, promising them that their CITU-backed union would be recognized after the court delivers its verdict on the matter. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि लेबर इश्यूज, ठीक है ना, एम्प्लॉयज इश्यूज कहाँ पर हुआ है। एम्प्लॉय इशू इन at Samsung plant in Sri Perumbudur, तमिलनाडु। ठीक है ना, तो कहाँ पर हुआ है, श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु के अंदर सैमसंग प्लांट के अंदर दिक्कत हुई है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। IAF चीफ सेज ग्लोबल स्ट्राइव पॉइंट्स टू नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। ठीक है ना, IAF क्या कह रही है, IAF चीफ सेज ग्लोबल स्ट्राइव पॉइंट्स टू नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। एयरफोर्स के लिए हमें ग्लोबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्लक्स, हमें चेंज करना चाहिए, चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। 92nd एनिवर्सरी क्या सेलिब्रेट करें, 92nd एनिवर्सरी क्या सेलिब्रेट करें, 92nd एनिवर्सरी ऑफ एयरफोर्स डे। क्या सेलिब्रेट करें, 92nd एनिवर्सरी ऑफ एयरफोर्स डे। ठीक है ना, 92nd एनिवर्सरी है एयरफोर्स डे की, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें तारंग शक्ति के बारे में। तारंग शक्ति हर किसी ने पता होना चाहिए, ये पता होगा, हर किसी को पता होगा जिसने आपका जून से तो करना ही है। अब चाहे आप 2025 वाले हो, 24 वाले हो, आपको जून से तो करंट अफेयर्स कवर करनी है। तो तारंग शक्ति 2 फेजेस में हुई थी। कोई मुझे बता सकता है कहाँ पर हुई थी, एक सेलूर में, एक जोधपुर में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तारंग शक्ति जो है वो लार्जेस्ट एक्सरसाइज कंडक्ट करी है नेवी ने। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, एयरफोर्स, लार्जेस्ट मल्टी नेशनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इसके अंदर 30 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, 30 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, और ये 2 फेजेस में हुई। कितने फेजेस में हुई, 2 फेजेस में हुई, एक जोधपुर में हुई और एक सेलूर में हुई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा और हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तारंग शक्ति को कैसे याद करेंगे कि एयरफोर्स में तारंग शक्ति को ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी आपने देखा होगा ना फोटोज में, इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, तो ये एयरफोर्स वाले तिरंगा बना देते हैं हवा में। तो तिरंगा से तारंग शक्ति, तो तिरंगा शक्ति कौन दिखाता है, अपना एयरफोर्स वाले। तो तारंग शक्ति जो है वो एयरफोर्स की वालों की एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद अपर स्टेज ऑफ PSLV C-37 रिटर्न्स टू अर्थ सेज इसरो। तो ये हमने पढ़ लिया था कि भाई ये वाला वापस आया है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था 2017 में लॉन्च हुआ था, और एक हिस्ट्री बनी थी कि इतनी सारी सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करी इसरो ने। ठीक है ना,
Now, ISRO System for Safe and Sustainable Space Operation Management regularly monitored the orbital decay as part of its regular activities and predicted re-entry into the atmosphere. तो यहाँ पर ये देखते रहते हैं कि भाई कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, हमने उसको पकड़ना है, जो हमारा सामान है हमने सैटेलाइट में के थ्रू भेजा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसरो सिस्टम फॉर, ये लिखेंगे, इसरो सिस्टम फॉर safe and sustainable space operations management, that is IS40M, regularly monitored the orbital decay as part of its regular activities and predicted re-entry. तो इन्होंने मतलब ये जो है ये ऑर्बिटल डिके को देखते रहते हैं, क्या क्या वेस्ट हो गया है, क्या चीजें, कौन देखता है, इसरो का सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS40M जो है ये देखते हैं। उसके बाद द एटमॉस्फेरिक री एंट्री ऑफ द रॉकेट बॉडी इज फुली कंप्लाइंट विद द इंटरनेशनल डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस, ठीक है ना। द रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे, द रिटर्न इज फुली कंप्लाइंट, किसके साथ फुली, ये मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका कंप्लायंस है, कंप्लाइंट विद किसके साथ, इंटरनेशनल डेब्रिस क्या होता है, वेस्ट। जब हम घर बनाते हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तो वो सीमेंट और सबका मिक्सचर सा बन जाता है, वो डेब्रिस होता है, वेस्ट होता है। तो ये भी इंटरनेशनल डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस है, कम करने की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग पूरा फॉलो किया गया है। इन पर्टिकुलर किसकी गाइडलाइन, इन पर्टिकुलर गाइडलाइन ऑफ इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी, that is IADC, that recommends limiting the post-mission orbital life of a defunct object in low Earth orbit to, अब ये क्या कह रहा है कि post mission के बाद recommends, ये भी लिखेंगे, recommends limiting the post-mission orbital life to a defunct object in low Earth orbit, that is LEO, to 25 years, ठीक है ना। अब यार ये ना जगहें होती है स्पेस में भी, तो लियो भी एक जगह है, एक ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट, तो वहां पर एक बार मिशन हो गया तो 25 ईयर्स तक की लाइफ रखो, ये कह रहे हैं कौन, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की गाइडलाइंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना बोला गया है। द शटरिंग ऑफ ब्रिटेन्स लास्ट कोल, शटिंग ऑफ, बंद कर दिया ब्रिटेन ने, ब्रिटेन्स last coal-fired power plant at Hampshire, नोटिंग तो आप नोट कर रहे हो, हैम्पशायर, ठीक है ना, शट डाउन कर दिया ब्रिटेन ने। अब कोल पावर प्लांट क्या होता है, एनर्जी बनती है। थर्मल पावर प्लांट देखा होगा आपने, बड़े बड़े ऐसे वो बने होते हैं, पिलर जैसे, पिलर भी नहीं, कुछ अलग ही होता है, बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का, है ना। तो उसके अंदर कोल डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी बनती है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है उससे, ठीक है, वेरी वेरी पॉल्यूटिंग। तो अगर ब्रिटेन ने ये बंद कर दिया तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अब ये कैसे किया उसने, ये फ्रिक्शनलेस ट्रांजिशन, ये चेंज जो है जिसके अंदर ये कोल पे डिपेंडेंसी इसने खत्म कर दी, वो कैसे किया, क्योंकि इंडिया भी अचीव करना चाहता है, क्योंकि कोल से जो एनर्जी बनती है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करती है। देयर हैज ऑल्सो बीन कॉल्स टू रेप्लिकेट यूनाइटेड किंगडम्स कोल फेज आउट ग्लोबली। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो कह रहा है कि देखो देखो, यूनाइटेड नेशंस को देखो, सॉरी किंगडम को देखो, इन्होंने कोल से कैसे फेज आउट किया, क्या ये एकदम हो गया। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया गया कि एकदम तो कतई नहीं हुआ है, कैसे हुआ है।
Britain's coal phase out must also not be viewed as beginning with its 2015 Paris pledge. वो कह रहे हैं 2015 Paris pledge से नहीं हुआ, अभी नोट कुछ नहीं करना. 2015 पेरिस अग्रीमेंट क्या है? देखो यार 2015 पेरिस अग्रीमेंट जो है ना, यहाँ पर वर्ल्ड ने अग्री किया कि भैया हमें वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट चेंज का मेजर रीजन पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ना है, हमें टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है. तो हम टेम्परेचर बढ़ने से जो भी ना बढ़ने के लिए जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे. ये वर्ल्ड ने अग्री किया था कब? पेरिस में 2015 में. ठीक है ना. तो क्या वहां से इन्होंने स्टार्ट कर दिया और इतने कम सालों में इन्होंने कोल वो कर दिया. ठीक है ना. ब्रिंग डाउन अब इनका एम क्या है, ये सेकेंड पॉइंट रखेंगे कि इन्होंने ब्रिंग डाउन अनअबेटेड कोल फायर प्लेज टू. पेरिस के अंदर प्लेज ली. ठीक है. 2015 के अंदर ये हुआ. ओके. उसके बाद इट मस्ट लार्जली बिगिन विद द डिजास्टर्स ग्रेट स्मॉग. तो अब यहाँ पर यूके started coal phase out journey with disastrous great smog of London of 1952. तो वहां पे ग्रेट स्मॉग जो दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है, स्मोक और फॉग का मिलन, स्मॉग हुआ 1952 में. वो कहते हैं यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा भी हो जाता है पॉल्यूशन से. तो उनके लॉज आए, लॉज केम इनटू बीइंग. ठीक है ना. विच इंक्लूडेड की इनैक्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, क्लीन एयर एक्ट, ये सब कुछ आया. ठीक है ना. क्लीन एयर एक्ट वगैरह कि भैया साफ हवा जरूरी है. उस टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया. और नॉर्थ सी में इनको 1965 में नेचुरल गैस मिल गई, सीएनजी मिल गई, जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करती. तब इनको एक कॉन्फिडेंस मिला. तो जितने भी बच्चे एनएलसैट और एआईएटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि भाई ऐसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. मतलब इट टुक 60 years अगो उनकी जर्नी बिगैन हुई कोल्स को बाय बाय कहने में. ठीक है. तो इससे इंडिया कुछ सीख सकता है ऑब्वियसली. लेट अस कंसिडर कंपेयरिंग इंडिया विद द यूके ट्रैजेक्टरी. ठीक है. 2021 ग्लासगो कोप इंडिया चाइना स्टूड सीकिंग द अमेंडमेंट ऑफ फाइनल. अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2021 ग्लासगो कोप. अब यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा कोप क्या होती है. कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. क्या फुल फॉर्म है कोप की? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ये क्या है? यूएन की क्लाइमेट चेंज एनुअल समिट है. यूएन क्लाइमेट चेंज एनुअल समिट क्या है? यूएन की क्लाइमेट चेंज एनुअल समिट है ये. ठीक है ना. क्लाइमेट चेंज एनुअल समिट है ये. क्या है? कोप. दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ठीक है. यहाँ पर कंट्रीज बैठती हैं और देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसके इफेक्ट्स कम करे जा सकते हैं. तो 2021 में ग्लासगो में मीटिंग हुई. तो इंडिया और चाइना ने क्या बोला? इंडिया एंड चाइना आस्क्ड फॉर चेंजेस इन द फाइनल डिक्लेरेशन, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फेजिंग डाउन कोल बी फेज्ड डाउन, नॉट फेज्ड आउट. अब इसके अंदर क्या था कि कोल को हम कम से कम यूज कर सकते हैं, बट इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी के लिए, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए किस पे डिपेंड करता है? सबसे ज्यादा कोल पे. ठीक है. अब यहाँ पर इसी ग्लासगो में इंडिया ने क्या प्लेज किया था? इंडिया प्लेज्ड, ये लिखेंगे, इंडिया प्लेज्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 and meet half its energy needs from renewables by 2050. तो यहाँ पर ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कहा कि हम जीरो एमिशंस की, मतलब अगर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो पेड़ इतना उगा देंगे कि वो सोक इन कर रहे हैं, पर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा जो हमारा पॉल्यूशन होगा, या पॉल्यूशन होगा ही नहीं. हम ऐसे एनर्जी बनाएंगे, हम ऐसी फैक्ट्रीज लगाएंगे, 2070 तक हम जीरो एमिशंस कर देंगे, और 2050 तक
2050 तक वो क्या कह रहे हैं कि हम रेन्यूएबल्स, हाफ अपनी जो एनर्जी है रेन्यूएबल्स से लेंगे। नाउ व्हाट इज रेन्यूएबल सोर्सेज? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, क्लासेस में। Sources of energy can be divided into two: renewable sources and non renewable sources. Again नाम पे फोकस करेंगे। रेन्यूएबल जो बार बार हम सेम चीज को यूज कर सकें। विंडमिल है, लगा दिया चलता रहेगा, है ना, हम बार बार उसी विंडमिल से एनर्जी ले सकते हैं। सोलर पैनल्स हैं, ठीक है, लगा दिए एनर्जी सेम से आती रहेगी। तो ये सोर्सेस कौन से हैं? डैम बना दिया, हाइड्रो पावर आती रहेगी, वहां से पानी गिरता रहेगा आता रहेगा, राइट। तो दीज आर रेन्यूएबल सोर्सेज। रेन्यूएबल सोर्सेज क्या है? जो नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं करते, नॉन पॉल्यूटिंग है। इनको ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। एंड वेयर इज व्हाट आर नॉन रेन्यूएबल? ठीक है, पेट्रोल है, एक बार डलवाया गाड़ी में खत्म, चला दी गाड़ी खत्म। डीजल, कोल एक बार जला दिया खत्म। तो दीज आर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज एंड ऑल्सो दे आर मोर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं ये, ठीक है ना। तो हमने क्या प्रॉमिस किया कि 2050 तक हम अपनी आधी एनर्जी, हाफ एनर्जी की जो नीड रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल करेंगे? हाउ विल बी फुलफिल इट? थ्रू रेन्यूएबल सोर्सेज, राइट। तो ये हमने प्रॉमिस किया। ये हमने कहाँ पे प्रॉमिस किया था? ग्लासगो में, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव एमिशंस। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर, हम सबसे ज्यादा कार्बन, ठीक है। CO2 इज द मेजर रीजन फॉर पॉल्यूशन, ठीक है, हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हैं, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर कार्बन के, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, एमिटिंग अबाउट 2.9 गीगाटन्स इन 2023। यहाँ पर अगर कोई NLSAT AIIT वाला बच्चा बैठा है वो फैक्ट जरूर नोट कर ले। अगर क्लाइमेट चेंज पे कुछ आता है तो आप फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो। बट इंडियाज पॉपुलेशन इज ओवर 20 टाइम्स दैट ऑफ यूके। मोर ओवर इंडियाज पर कैपिटा इमिशंस वर 2 टन। अब वहां पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि अरे यूके कर सकता है, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए हर चीज के लिए। यस, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो डालेंगे, इंडिया इज, ये लिखेंगे, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, बिहाइंड USA एंड चाइना, ठीक है ना, बिहाइंड USA एंड चाइना इट इज अ थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर। क्या है ये? थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, किसके पीछे? USA और चाइना के बाद, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन बिल्ड द अर्लीस्ट नोन पब्लिक कोल फायर पावर प्लांट इन 1882। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है ना। ये क्लैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नोट नहीं करेगा। लिखेंगे ब्रिटेन बिल्ट अर्लीस्ट नोन पब्लिक कोल फायर्ड पावर प्लांट इन 1882। 1882 में इन्होंने बना लिया था कोल फायर प्लांट, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कोल माइंड द रानीगंज कोल फील्ड स्टार्टल्स प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और झारखंड जहाँ पे, यहाँ पर थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टार मार्क करेंगे इसको। इंडियाज फर्स्ट कोल माइन, कोल माइन क्या होती है? जहां से कोल निकाला गया, ठीक है ना। कौन सी थी? रानीगंज, रानीगंज, ठीक है ना। रानीगंज कोलफील्ड इंडिया की फर्स्ट कोलफील्ड माइन थी, जहां से ये ब्रिटिशर्स ने ही कोल निकाला था सबसे पहले, ठीक है ना। इस्टेब्लिश्ड इन 1774, ठीक है ना। और इंडिया ने बहुत ज्यादा कोल निकाला है। इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को भी कोल भेजा है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, म्यांमार, श्रीलंका को। और अब ये हालत हो गया, हमारे पास खुद के पास कम पड़ जाता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वी आर टेकिंग इट फ्रॉम सम अदर कंट्रीज, ठीक है ना। इंडिया का फर्स्ट कोल पावर्ड प्लांट कहाँ पे लगा था? इंडिया फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट वॉज द हुसैन सागर थर्मल power station established in
1920 इन हैदराबाद। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया ये हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट? कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? 1920 में हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। आफ्टर कमिटिंग टू फेजिंग आउट कोल बाय 2025, ब्रिटेन ने कब तक कहा कि 2025 तक हम कोल खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर in 2017 stopped at Mount Herzl to pay tribute to Theodore Herzl. Now Theodore Herzl कौन है? फाउंडर ऑफ जियोनिस्ट, फाउंडर ऑफ जियोनिज्म। अब जियोनिज्म क्या है? जियोनिज्म इज अ टर्म विच इज यूज, इन्होंने यूज करी थी अ प्लेस फॉर जूस, अ प्लेस फॉर जूस। तो इसके अंदर एक कहानी है। तो क्या हुआ, ये रीजन मान लीजिए एक, ठीक है ना, यहाँ पर जूस रहते थे। जूस कौन है? जो इजराइल में रहते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल अटैक्स हुए, मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल अटैक्स हुए, हर अटैक में जू फैमिली जो होती थी वो इधर उधर चली जाती थी, यूरोप में सेटल हो गए, कहीं ना कहीं सेटल हो गए, राइट। अब क्या हुआ, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगी। दीज आर द पीपल जिसको हिटलर ने मारा था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होने लगी तो इन्होंने, इनके लीडर्स ने कहा यार ये तो गलत बात है, हम अपनी जगह बनाएंगे। तो इन्होंने कहा चलो अब कहाँ बनाए? वो कहते जहाँ से हम हैं वहां गए, तो वहां पे अरब्स आ चुके थे, ऑटोमन एम्पायर बन चुका था। ऑटोमन एम्पायर के पास गए कि हमें जगह दे दो, ऑटोमन एम्पायर कहता मैं नहीं देता। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लोन, तो जो तुम्हारा डेट है वो पे ऑफ कर देंगे, वो कहते नहीं। तो जूस ने क्या किया, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पे जगह खरीद कर, बहुत सारे जूस ने जगह खरीद कर अपनी कॉलोनीज बना ली, एंड प्रेजेंट डे इसराइल बन गया, ऐसे ही करते करते। तो जियोनिज्म इज अ कॉन्सेप्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, इनके लीडर थियोडोरे हेर्जेल ने जियोनिज्म का कॉन्सेप्ट, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे भी स्टॉप टू पे ट्रिब्यूट इन 2017, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो एडिटोरियल था ये पूरा डिस्कस कर रहा था कि इंडिया का इजराइल पैलेस्टीन की तरफ क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन उसमें से कुछ नहीं आता। जियोनिज्म के कॉन्सेप्ट के पास आ सकता है, फाउंडर ऑफ जियोनिज्म कौन है ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, ये एमसीक्यू यहाँ से निकल सकता है और कहीं से नहीं। The Washington DC based United States Commission on International Religious Freedom on October 2 released a country update on India flagging collapsing religious freedom condition, कि हमारे यहाँ religious freedom इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। जो places of worship है उनको demolish करा जा रहा है, वो कह रहे हैं, ठीक है। The report highlighted how throughout 2024 individuals from minority community क्या होती है? इंडिया में हिंदूज जो हैं वो मेजॉरिटी में, मतलब हिंदूज का नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है, मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी में है, मतलब उनका नंबर कम है हिंदूज से, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, लिंचिंग हुई है, रिलीजियस लीडर्स हैव बीन आर्बिट्ररीली अरेस्टेड, ठीक है। जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो जानबूझ के अरेस्ट किए गए हैं। The Indian government has rejected the report as coming from a biased organization. वो क्या कह रहे हैं कि ये biased organization है, इसको तो काम ही ये है। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, दिस इज अ रिपीट। बट यहाँ पर हमने ये नोट नहीं किया था USCIRF होता क्या है, व्हाट इज USCIRF। तो USCIRF का फुल फॉर्म तो हमने लिख लिया था, इज एन इंडिपेंडेंट US फेडरल government agency created under 1998 International Religious Freedom Act, that is IRFA. It monitors universal right in freedom. क्या करता है ये? मॉनिटर करता है, monitors universal right to freedom of religion or belief in countries other than US.
ठीक है ना, कि वहाँ पे कितना रिलीजियस फ्रीडम है वर्ल्ड वाइड में, यूएस को छोड़ के दूसरी कंट्रीज का ये देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें इतना ही पता होना चाहिए इनके बारे में। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, USCIRF इज डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है फ्रॉम, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, दैट इज IRF। जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये भी ये दोनों सेम ही बोलते हैं कि इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो ये अलग है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, और USCIRF अलग है, क्योंकि IRF जो है ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में आता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया इज एलिमिनेटिंग ट्राकोमा, ट्राकोमा आई डिजीज होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, WHO recognized that India has successfully eliminated trachoma। ट्राकोमा क्या होती है, ट्राकोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन that affects the eyes, as a public health प्रॉब्लम। क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आईज को इफेक्ट करती है और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। इंडिया इज द थर्ड कंट्री, इंडिया इज थर्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन to reach this public health milestone। ठीक है, इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने ये माइलस्टोन ट्राकोमा को सक्सेसफुली एलिमिनेट खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद माइंडफुलनेस इंडिया समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। माइंडफुलनेस इंडिया समिट, जहां पर भी वर्ड माइंडफुलनेस आ जाए, मतलब मेडिटेशन, योगा या कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, थर्ड एडिशन है, एनुअली होता है, मतलब हर साल, एवरी ईयर होता है। कहाँ पर होगा इस साल, मुंबई में। समिट का एम क्या है, एम्स टू इक्विप लीडर्स and professionals with essential strategies to create healthier work environments। क्या होगा, ये क्या करते हैं, लीडर्स एंड प्रोफेशनल्स इसेंशियल स्ट्रैटेजीज के इक्विप करेंगे क्योंकि हेल्थियर वर्क इन्वायरमेंट हो। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, ऑर्गेनाइज्ड बाय माइंडफुल साइंस सेंटर एंड लेड बाय ग्लोबल एक्सपर्ट। ये नहीं पूछेंगे, माइंडफुल साइंस सेंटर करता है ये। ठीक है ना, इट विल एक्सप्लोर टॉपिक्स लाइक न्यूरो साइंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस, सपोर्टेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% क्वेश्चन आएगा, इसको मार्क कर लो। थर्ड एडिशन हो रहा है ये। ठीक है,
उसके बाद आगे चलेंगे, म्यांमार टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू एशियान फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years. म्यांमार will send foreign minister official as its representative to Association of Southeast Asian Nation Summit this week for the first time. ठीक है, तो एशियान में म्यांमार लिखेंगे, म्यांमार टू सेंड फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल as representative to ASEAN. ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इन 3 years, फर्स्ट टाइम इन 3 years. ठीक है, तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या है? दिस वीक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years एशियान हैड बार्ड. अब ये इंपॉर्टेंट है, एशियान हैड बार्ड म्यांमार्स junta, that is military head junta leaders from its summits in wake of Feb 2021 coup. अब यहाँ पे क्या हुआ था? फेब 2021 में क्या हुआ? म्यांमार में कू हो गया. कू का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियली लोगों ने इलेक्ट करके जिनको अपना लीडर बनाया था उसको मिलिट्री जुंता इज द हेड ऑफ मिलिट्री, उन्होंने लात मार दी और खुद आकर के बैठ गए. और क्योंकि ये इलीगल है, ये गलत है, एशियान जो है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उन्होंने जुंता लीडर्स को बैन कर दिया कि तुम हमारी समिट में नहीं आना. बट अब फर्स्ट टाइम इन 3 years वो बुलाए गए हैं कि आ जाओ. Sri Lanka's new government announced a probe on Tuesday into 2019 ईस्टर बॉम्बिंग. सो ईस्टर बॉम्बिंग सबसे बड़ी बॉम्बिंग्स हुई और इसकी कहा जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में वन ऑफ द मेजर रीजन ईस्टर बॉम्बिंग्स भी रही. ठीक है ना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो रही है. उसके बाद रशिया क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड 2 more villages in ईस्टर्न यूक्रेन. कौन सा? रशिया कैप्चर्ड 2 more villages in यूक्रेन. कौन कौन से विलेजेस हैं? ये हैं जोरयाने एंड जोलोटा नाइवा. ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनिस रिफ्यूज टू गिव अ टाइम फ्रेम फॉर पोल्स. अब यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हुआ है? इंटरिम लीडर आ गए. बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी वो तो इन्होंने भगा दी है. ठीक है ना, शेख हसीना इज गॉन. तो यहाँ पर पावर में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट के हेड कौन है? मोहम्मद यूनिस. नहीं पता था तो ये नोट कर लो. अब उनको लोग बोल रहे हैं तुम इलेक्शन करा दो. वो कहते हैं पहले हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे फिर इलेक्शंस करवाएंगे. ठीक है ना, तो ये है. आगे चलेंगे. उसके बाद न्यू बुक सेज ट्रम्प स्पोक टू पुतिन 7 times सिंस लीविंग ऑफिस. ट्रम्प एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं. ऑफिस छोड़ने के बाद भी उन्होंने पुतिन से कितनी बार, पुतिन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, 7 बार बात करी है. ठीक है ना, तो ऐसा बॉब वुडवर्ड रिपोर्टेड इन हिज न्यू बुक. ठीक है, आगे चलेंगे. बांग्लादेश महमूदुल्लाह announces T20 retirement. फॉर्मर कैप्टन ऑफ बांग्लादेश है. ठीक है ना, तो यहाँ पर महमूदुल्लाह अनाउंस्ड रिटायरमेंट. बांग्लादेश के क्रिकेटर है. कौन है ये? बांग्लादेश के क्रिकेटर है.
ठीक है, सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आप हमारा स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। सितंबर के MCQs 1 शॉट्स ये आ चुके हैं। आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। अगर आपकी रिवीजन सही चल रही है तो MCQ ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसमें आपकी एक्स्ट्रा न्यूज़ और कवर हो जाएगी, राइट। एंड सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो कॉमेंट जरूर करके जाना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।